टॉपिक स्टार्ट किया था होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होने वाले प्रोसेसेस थे, जिसमें इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं, क्योंकि हमने इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी क्लियर की थी, फिर फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन भी क्लियर की थी। अभी देखें हम अमीबा की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी एक इर्रेगुलर वे में अपने आप को इस तरह से ट्रीट कर रही होती है कि उसमें फूड की तरफ उसकी बॉडी सेंसेशन के थ्रू, क्योंकि ये एक मूवेबल ऑर्गेनिज्म है, स्टैग्नेंट वाटर में होता है, लेकिन अपनी फूड को सर्च कर लेता है अपनी बॉडी से टच करके। जब इसकी बॉडी फील करती है कि टच होने वाला पार्टिकल, देखिए बज़ाहिर एक यूनिसेलुलर बॉडी है, ना तो माउथ है, ना कोई प्रॉपर इंटेक करने का पोर है, तो जब ये बॉडी इसको टच करती है तो एक कप एरिया डिजाइन करती है जिसको फूड कप कहा जाता है। वो कप मेम्ब्रेन के अंदर इन्विजिनेट होने पर बनता है। मेम्ब्रेन जब अंदर धंसती है, फूड अंदर जाता है, तो नेक्स्ट स्टेज पर वो फूड वैक्यूल बनकर अंदर आ जाता है। इस फूड वैक्यूल पर अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इस पर एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फूड सेल के अंदर ही डाइजेस्ट होती है। इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के बाद वो फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स को अंदर डिलीवर कर देती है, और जो अनडाइजेस्टेबल मैटर है ये वैक्यूल आकर बॉडी से टच होता है और उसका अनडाइजेस्टेबल मैटर पास हो जाता है, और वही जो मेम्ब्रेन अंदर इन्विजिनेट हुई थी वो मेम्ब्रेन वापस आकर मर्ज हो जाती है, तो सेल वापस अपने ओरिजिनल साइज पर आ जाता है। ये प्रोसेस है अमीबा के अंदर। अमीबा एक सॉलिड फूड को अंदर लेकर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करके वेस्ट बाहर निकालता है और रिमेनिंग एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट को अंदर इस्तेमाल कर लेता है। सेकेंड कैटेगरी में हम प्लेनेरिया को देख रहे हैं। प्लेनेरिया आप जानते हैं कि एक सेकेंड फाइलम से बिलोंग करता है। ये हमें प्लेटी हेलमिन्थस से इसका ताल्लुक मिलता है। प्लेटी का मतलब फ्लैट है, हेलमिन्थस वर्म्स को कहा जाता है, और इनकी बॉडी एक चपटी फ्लैट बॉडी है, लेकिन ये ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, और पैरासाइट भी किसी भी हायर बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होते हैं। हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पहले ही डाइजेस्ट हुआ होता है, तो इनकी बॉडी ने इस वाले पार्ट से, जिसको माउथ कहा जाता है, ये इसका प्रोबॉसिस है जो बॉडी से थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है बाहर की तरफ। अच्छा, एक चीज को यहाँ समझिए कि हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे पास डाइजेशन का एक अलग सिस्टम है और फूड की डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसपोर्ट का एक अलग सिस्टम है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाती है तो फिर अलग अलग सिस्टम्स मौजूद होते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो फूड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, लेकिन इस बॉडी ने देखें क्या किया, इसने फूड को अंदर लिया और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही देखें बाइफर्केट हुआ है ब्रांच की फॉर्म के अंदर, ये टिश्यूज तक। ये जो ब्लैक वाले हमने सेल्स बनाए हैं, जो टिश्यू है, इस टिश्यू में जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए ही हो रही है, यानी कि अलग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम ही ब्रांच होकर सेल्स तक, टिश्यूज तक गया हुआ है। तो जो एब्जॉर्ब फूड है, अगर उसमें कहीं डाइजेशन की नीड है तो स्लाइटली और माइनर से डाइजेशन हो सकती है, अदरवाइज ये जहां पैरासाइट है वहां डाइजेस्टेड फूड ही मौजूद है। तो ये माउथ से फूड एब्जॉर्ब करेगा और दोनों डायरेक्शन में फूड इसकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जो देखें आगे जाकर ब्रांच सिस्टम के तहत सेल्स तक पहुंच जाएगी। तो इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नीड नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, और एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हम जानते हैं एक पूरा सिस्टम डिफरेंट पार्ट से डिजाइन है। पहले माउथ है, माउथ के बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल और लार्ज के जंक्शन पर अपेंडिक्स भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि जहां स्टमक एंड होता है वहां लिवर भी मौजूद है, लिवर के साथ गाल ब्लैडर भी है, पैनक्रियाज भी है, पैनक्रियाटिक डक्ट भी है। इस सब की डिटेल हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब हम आते हैं कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टार्ट होता है माउथ से, तो इस वाले पार्ट को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहा जाता है।
देखिए पहले तो ये क्लियर कर लें कि ह्यूमन की जो फूड है उसमें 3 चीज़ों को हमें डाइजेस्ट करना है। टोटल 6 केमिकल्स हैं ह्यूमन की फूड में। उसमें वाटर है, मिनरल्स हैं और विटामिन हैं जिन्हें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो 3 सब्सटेंसेज हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्ब्स जिन्हें कहते हैं, प्रोटीन है और लिपिड या फैट्स, तो ये 3 केमिकल को बॉडी ब्रेक करेगी, फिर वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आएंगे तो ब्लड में एब्जॉर्ब होकर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन की, और दोनों तरह की डाइजेशन होती है। यहाँ स्लाइवा में मौजूद एंजाइम केमिकल डाइजेशन करता है और टीथ की मदद से मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन होती है। तो ह्यूमन के पास जो केमिकल सिक्रीट करने वाला पार्ट है। अच्छा पहले ये भी क्लियर करें कि माउथ और ओरल कैविटी में क्या फर्क है। माउथ हम कहते हैं कि लिप्स से शुरू होता है और जहां लिप्स खत्म होते हैं वहां माउथ एंड हो जाता है, यानी कि ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की जिसे माउथ कहा जाता है। लेकिन जहां से टीथ स्टार्ट होते हैं और फिर पीछे जो एक रूम बना हुआ है जॉ से और अपर पैलेट और नीचे टंग की वजह से, उस पर्टिकुलर एरिया को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ओरल कैविटी में जो एंजाइम सिक्रीट करने वाले एरियाज हैं उसमें जो पैलेट है, तालू जिसे कहा जाता है, उसके 2 हिस्से हैं। अगर आप जबान को टच करके पीछे लेके जाएं तो एक सॉफ्ट पार्ट आ जाता है और आगे वाला हिस्सा जो है वो हार्ड है, तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। जो पीछे सॉफ्ट वाला एरिया है उस पर जो ग्लैंड है उसका नाम पैरोटिड है, ये स्लाइवा सिक्रीट करता है। उसके अलावा जबान के नीचे ये 2 ग्लैंड मौजूद है जिसका नाम सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये 2 ग्लैंड हैं जो स्लाइवा सिक्रीट करते हैं। स्लाइवा आप जानते हैं थूक जो मुंह में जनरेट होता है वो फूड को मिक्सअप करके, स्लिपरी करके और दांतों की मदद से जो मैस्टिकेशन हो रही होती है उसकी वजह से, और साथ साथ जो एंजाइम की मदद से, एंजाइम इसमें अमाइलेज या टाइलिन, अमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है, अमाइलेज मौजूद है या टाइलिन है जो कार्बोहाइड्रेट को अमाइले भी कहा जाता है, और अमाइलेज वो एंजाइम है जो उसे ब्रेक कर रहा है। तो माउथ में जब फूड ब्रेक हो जाता है तो जो बोलस बनता है उसको हम स्वेल करते हैं, निगलते हैं। निगलने का प्रोसेस आप जानते हैं कि जबान को तालू के साथ जब हम दबाते हैं तो जो फूड इसके अंदर मौजूद है जिसे बोलस कहा जाता है वो पीछे की तरफ जाती है। अब जब तक जबान ये प्रोसेस निगलने का नहीं कर रही थी तो ये सांस की नाली ओपन हुई हुई थी और गैसियस एक्सचेंज हो रहा था नेजल कैविटी से। लेकिन जब हम किसी चीज को निगलते हैं तो वो फूड इसमें नहीं जाना चाहिए, ट्रैकिया में, सांस की नाली में, उसके पीछे फूड ट्रैक है जिसको ईसोफेगस कहा जाता है। तो वहां जाने के लिए इस ओपनिंग को क्लोज होना जरूरी है ताकि फूड इसमें ना जाए। तो ये ग्लॉटिस कहलाता है, सांस की नाली की जो ओपनिंग है ये ग्लॉटिस कहलाती है, और जबान के पीछे वाला जो हिस्सा है ये एपिग्लॉटिस कहलाता है जो इसको क्लोज कर देता है। एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग, जब हम निगल रहे होते हैं किसी चीज को, तो जैसे ही ये फूड पीछे जाती है जबान का ये वाला हिस्सा कैप बनाकर ट्रैकिया को क्लोज कर देता है ताकि फूड इस वाले हिस्से में चली जाए। ये वाला हिस्सा क्या है? ईसोफेगस है। ईसोफेगस 2 तरह के मसल्स से बना है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। इसमें जब सर्कुलर मसल्स देखें, अगर मैं ये ट्यूब को ऐसे प्रेस करूं तो ये दबेगी, और ये जो फूड अगर यहाँ है तो नीचे की तरफ जाएगी तो नीचे वाले मसल्स रिलैक्स होंगे। यानी कि पोजीशन ये बनेगी कि सपोज यहाँ ईसोफेगस में फूड मौजूद था और मैंने इस वाले हिस्से को प्रेस करना शुरू किया, तो ये फूड जब नीचे जाएगा तो ये इस हिस्से को थोड़ा सा ब्रॉड करेगा क्योंकि फूड यहाँ आ गई है। तो ये वाले जो मसल्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल है, और इसके ऊपर जो सर्कुलर मसल्स थे वो इस तरह डिजाइन हुए हुए थे। तो ईसोफेगस पर 2 तरह के मसल्स हैं, दोनों वाइस वर्सा वर्क करते हैं, और इस फूड के नीचे जाने या इस वेवी नेचर को पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है। पेरिस्टाल्सिस का वर्ड याद रखिएगा। पेरिस्टाल्सिस इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है जो फूड को नीचे लेकर जा रही है। और अभी हमने देखा कि ये फूड नीचे कहाँ जा रही है? स्टमक में। और हम ये भी जानते हैं कि सम टाइम ये फूड स्टमक से बैक भी हो जाती है वोमिटिंग की फॉर्म में।
तो वो एंटी पेरिस्टाल्सिस कहलाता है, ये रिवर्स हो जाता है। इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, फूड की पॉइजनिंग हो सकती है, कंटामिनेशन हो सकती है, बैड स्मेल हो सकती है, वैरायटी ऑफ वेज है जिसमें वोमिटिंग हो जाती है। तो नॉर्मल मैनर में तो फूड नीचे जा रही थी, जिसको पेरिस्टाल्सिस कहा जाता है, और अगर ये वापस बैक होके ऊपर आ जाती है तो फिर एंटी पेरिस्टाल्सिस कहलाता है, वो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो हमने यहाँ ईसोफेगस तक इसको क्लियर किया। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, डाइजेशन सिर्फ माउथ में हुई थी अभी, और वो 3 तरह के ग्लैंड्स हमने देखे। एक उसमें पैरोटिड ग्लैंड था, सब मैंडिबुलर था, सबलिंगुअल था, और फिर फूड उसके बाद स्टमक में गई थी। अब स्टमक में क्या ब्रेक होगा, स्टमक 2 साइडों के वॉल से एक बलून बन जाता है, दोनों साइडें क्लोज हो जाती हैं, फिर वहां प्रोटीन डाइजेशन होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और उससे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं वो डिस्कस करेंगे।